नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। इजरायल की सरकार के तहत सबसे बड़े फैसले लेने वाली संस्था इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट युद्ध विराम पर सहमत हो गई है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम को लेकर हुआ समझौता 27 नवंबर की आधी रात से शुरू होकर अगले 60 दिन तक वैध रहेगी। सवाल है कि क्या यह युद्ध विराम ईरान हमास के लिए काल बनकर छा जाएगा? इसके जवाब देने से पहले जानते हैं कि युद्ध विराम की शर्तें क्या हैं। इजरायली कैबिनेट ने कल शाम 10-1 के वोट से अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम समझौते को मंजूरी दे दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अच्छी खबर का ऐलान करते हुए कहा कि संघर्ष विराम सुबह 4 बजे यानी भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे से प्रभावित होगा और यह लेबनान के लिए नई शुरुआत है। हिजबुल्लाह एकमात्र सशस्त्र समूह जिसने 1990 में लेबनानी गृह युद्ध के बाद अपने हथियार सौंपने से इनकार कर दिया था, संघर्ष विराम वार्ता के दौरान मौजूद नहीं था। लेबनानी संसदीय अध्यक्ष नबी बेरी ने हिजबुल्लाह की ओर से वार्ता में भाग लिया। एक अधिकारी ने कहा कि संघर्ष विराम के दौरान दोनों ओर से गोलाबारी बंद रहेगी। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह के किसी भी उल्लंघन पर इजरायल की ओर से जोरदार जवाबी कार्रवाई होगी। अधिकारी ने यह भी कहा कि संघर्ष विराम उन्हें गाजा और ईरानी खतरे पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा, जिससे इजरायली सेना को फिर से आपूर्ति करने का समय मिल जाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि जब हिजबुल्लाह तस्वीर से बाहर हो जाएगा तो हमास लड़ाई में अकेला पड़ जाएगा, उस पर हमारा दबाव बढ़ जाएगा। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हमास को खत्म करने के लिए पूरा काम करेंगे। हम अपने सभी बंधकों को घर लाएंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि गाजा अब इजरायल के लिए दोबारा खतरा न बने और हम उत्तर के निवासियों को सुरक्षित घर वापस लौटाएंगे। उसके आगे कहा गया कि संघर्ष विराम के हिस्से के रूप में लेबनानी सेनाएं 60 दिनों के अंदर दक्षिण की ओर अपनी तैनाती शुरू करेंगी, जिससे इजरायल की लेबनानी क्षेत्र से वापसी होगी। समझौते के तहत हिजबुल्लाह को दक्षिणी सीमा से पीछे हटने और लितानी नदी की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। युद्ध विराम का ऐलान सितंबर के बाद से बेरूत में सबसे भारी इजरायली हमले के दिन के बाद हुआ। बुधवार की सुबह भी युद्ध विराम होने से 1 घंटे से भी कम समय से पहले ईरानी सेना द्वारा निकासी के आदेश के लगभग 2 घंटे बाद दक्षिणी बेरूत में हवाई हमले किए गए। पूरे मध्य पूर्व में यह युद्ध छिड़ा हुआ है और इजरायल गाजा, हमास और लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह समूह से लड़ रहा है। इन समूहों को समर्थन देने को लेकर इजरायल और ईरान में भी तीखी नोकझोंक हुई। राष्ट्रपति ने कहा कि युद्ध विराम गाजा में शत्रुता को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए बनाया गया है और अमेरिका और उसके सहयोगी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सहायता प्रदान करेंगे कि समझौते को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि लेबनान युद्ध विराम गाजा में शत्रुता समाप्ति सुनिश्चित करने और बंधकों को मुक्त करने की दिशा में सबसे अहम कदम साबित हो सकता है। इस फैसले के पीछे इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान पर फोकस करने और हमास को अलग थलग करने की रणनीति के कारण बताए। नेतन्याहू को हिजबुल्लाह पर रहम तो आ गया, लेकिन उनकी दया ईरान और हमास के लिए काल बन सकती है। आपको बता दें कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर का ऐलान किया। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच 14 महीने से चल रही लड़ाई अब खात्मे की ओर है। सीज फायर पर इजरायल के पीएम नेतन्याहू के ऑफिस ने युद्ध विराम योजना की प्रक्रिया में अमेरिका के योगदान की तारीफ की। हालांकि उसने ये भी साफ कर दिया कि खुद की सुरक्षा के लिए जो भी कार्रवाई होगी वह उसका अधिकार रखता है। सीज फायर का ऐलान क्यों किया गया, नेतन्याहू ने इसकी वजह भी बताई। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि युद्ध विराम की अवधि लेबनान के विकास पर निर्भर करेगी। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इससे हमें मालूम पड़ेगा कि क्या सीज फायर अस्थायी उपाय है या नहीं।
प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना को ईरान पर फोकस करने की जरूरत है। दूसरी वजह में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना को फिर से स्टॉक भरने की जरूरत है। उन्होंने यह कहा कि यह कोई रहस्य नहीं है कि हथियारों और युद्ध सामग्री की डिलीवरी में बड़ी देरी हुई। इन देरी को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। हमें हथियारों की आपूर्ति प्राप्त होगी जो हमारे सैनिकों को सुरक्षित रखेगी। तीसरा कारण गिनाते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम हमास को अलग थलग करने की एक रणनीति है। उन्होंने आगे कहा कि युद्ध के बाद से हमास हिजबुल्लाह के भरोसे थे, लेकिन अब हिजबुल्लाह तस्वीर से बाहर हो गया है तो हमास अकेला पड़ गया है। इससे हमें अपने बंधकों को रिहा करवाने में मदद मिलेगी। अपने भाषण में नेतन्याहू ने आगे कहा कि युद्ध विराम समझौते में एक क्लॉज पर भी विवाद था। लेबनान उसका विरोध कर रहा था। हिजबुल्लाह अगर समझौते का उल्लंघन करता है तो हम सैन्य कार्रवाई के लिए स्वतंत्र रहेंगे। हालांकि इस समझौते से गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल के युद्ध पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसके खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। तो सवाल है कि इतने आनन फानन में सीज फायर क्यों हुआ और क्यों किया गया सीज फायर? तो जवाब है कि कोई भी पक्ष अमेरिका के होने वाले अगले प्रेसिडेंट ट्रंप को लेकर संशय में ही दिखता रहा। हालांकि अब भी यह लगता है कि सीज फायर के बावजूद हालात बहुत ज्यादा बदलने वाले नहीं है। क्या कारण है मैं बताता हूं आपको। हमास और इजरायल के बीच तनाव की बात करें तो 7 अक्टूबर 2023 के बाद यह काफी बढ़ गया। इजरायल में हमास के हमले के बाद दोनों के बीच तनाव बढ़ा। हमास के हमले के बाद से इजरायल गाजा में बमबारी करता रहा। इजरायल और हमास के बीच जंग को 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया। फिलिस्तीन के मुताबिक गाजा पट्टी में मरने वालों की संख्या 44,000 से अधिक हो गई। मरने वालों में आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे हैं। हमास के साथ हिजबुल्लाह और हुती भी खड़े हैं। इन तीनों को ईरान का प्रॉक्सी कहा जाता है। यही वजह है कि इजरायल का तनाव ईरान के साथ भी बढ़ा। ईरानी प्रॉक्सी एकजुट होकर मिडिल ईस्ट में इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पिछले 24 घंटे में ईरान के प्रॉक्सी इजरायल के बेस पर हमले कर रहे हैं। वहीं हुती लाल सागर में यूरोपीय देश के जहाजों पर मिसाइल दाग रहा है। हुती लड़ाकों ने इटली के मालवाहक जहाज को निशाना बनाया। इटली का शिप अदन की खाड़ी से ईरान की तरफ जा रहा था, मगर बावल मंदाब स्ट्रेट पर हुती ने शिप पर मिसाइल दागी। हुती लड़ाकों के मिसाइल अटैक से इटली के शिप को काफी नुकसान हुआ। दावा है कि हुती ने इस शिप पर रॉकेट से हमला किया। यह इटली की कंपनी MSC तवाशी का कंटेनर शिप था। तवाविसी दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी है। समंदर के जरिए होने वाले 20% व्यापार इसी कंपनी के जरिए होते हैं। हुती इस साल कंपनी के 14 शिप्स को नुकसान पहुंचा चुका है। हुती ने सिर्फ लाल सागर में ही हमला नहीं किया, बल्कि इजरायल के एलाद शहर पर भी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दावा है कि हुती ने एलाद पोर्ट पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि इजरायल का दावा है कि उसने बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। उधर इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने भी इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रेजिस्टेंस फोर्स ने गोलन हाइट्स पर भी बम बरसाए। इराकी रेजिस्टेंस से गोलन हाइट्स पर 20 रॉकेट और 8 ड्रोन से हमला हुआ। दावा है कि 6 रॉकेट टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। हालांकि इजरायल ने रेजिस्टेंस के हमले को पूरी तरह फेल करने की बात कही। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं JS सोढ़ी, डिफेंस एक्सपर्ट, और किरोड़ी सिंह जी, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। किरोड़ी सिंह जी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समझौते को कराने की घोषणा की। बाइडेन ने इस शांति समझौते को अंजाम तक पहुंचाने में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को भी धन्यवाद दिया। अब ये समझना चाह रहे हैं कि नाटो गुट के जो देश थे, जिसमें फ्रांस है, अमेरिका है, इनके क्या हित फंसे हुए हैं फिलिस्तीन में, लेबनान में, जिसके कारण ये इतने उत्सुक दिखे। और दूसरा, क्या ट्रंप के आने के बाद दोबारा युद्ध शुरू हो सकता है? देखिए प्रसून जी, आपने
अपनी रिपोर्ट में दो चीजें बहुत ही व्यापक विस्तार से बताई। एक तो युद्ध की स्थिति क्या है और सीज फायर के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो जिस स्थिति में सीज फायर हो रहा है, ये दो बातें आपने विस्तार से बताई। इसको अगर हम और गहराई से समझने का प्रयास करें तो एक तरफ यूक्रेन के वार को तो एस्कालेट किया जा रहा है और इधर पैलेस्टाइन और इजराइल के वार में सीज फायर की बात की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक सबसे बड़ा कारण है अमेरिका की आंतरिक राजनीति, जो आपने सवाल भी पूछा ट्रंप को लेके जी। तो आंतरिक राजनीति में ट्रंप पहले से कहते आए हैं, प्रारंभ से अपने चुनाव में जब कैंडिडेट बने तभी से ही, कि मैं चुनाव जीतते ही युद्ध को समाप्त कर दूंगा, और आज भी वो उसी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि मैं युद्ध को समाप्त कर दूंगा। तो अगर युद्ध समाप्त ट्रंप करते हैं तो समाप्त करने की क्रेडिट है इजराइल और पैलेस्टाइन में बाइडेन को या उसकी सरकार को नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ यूक्रेन का वार है, वो उसको अगर समाप्त करते हैं तो नेटो और यूक्रेन की हार की स्थिति बनती है। तो मुझे लगता है कि वर्तमान अमेरिका की सरकार यूक्रेन की स्थिति को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहती है और इधर जो इजराइल और पैलेस्टाइन की स्थिति है उसको थोड़ा पैसिफाई करना चाहती है। आपने दूसरा सवाल जो नेटो के सदस्यों का और जो यूरोपियन यूनियन के कंट्री हैं उनके बारे में पूछा, जैसे फ्रांस का, ब्रिटेन का, जर्मनी का। देखिए, प्रारंभ में इन देशों की भूमिका थी कि यूक्रेन रशिया वार नहीं हो, तो इन्होंने परेशान अपना प्रयास भी किया, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका के लिए प्रतिबद्ध थे कि रशिया अगर वार करता है तो उसको डील किया जाएगा और नेटो उसकी तरफ से जेलेंस्की और यूक्रेन की मदद करेगा। तो ये पहले की स्थिति थी। आज की स्थिति में जो अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, उनका जो दृष्टिकोण है नेटो के प्रति और यूरोप के कंट्रियों के प्रति, तो सभी यूरोप के कंट्री हैं, नेटो के सदस्य हैं, वो भी ये चाहते हैं अमेरिका की सरकार के साथ साथ कि यूक्रेन को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाए और इधर इजराइल पैलेस्टाइन को किसी न किसी रूप में पैसिफाई किया जाए। अभी जो सीज फायर की बातचीत हो रही है, क्योंकि जो पैलेस्टाइन इजराइल का वार था वो एस्कालेट हो रहा था, उसमें सीरिया, लेबनान, ईरान, इराक, ये सब में फैल रहा था। तो ऐसी स्थिति में उसको कंटेन करे, और कंटेन करने का मतलब हिजबुल्लाह के साथ पहले भी इजराइल की वार हो चुका है 2006 में, और उस समय जब एक ब्लू लाइन बनी थी, वहाँ यूएन की फोर्सेस थी, वो शांति बनाए रखेंगी, इस तरह का पहले हो चुका था, और उसको वायलेट किसने किया? इजराइल ने किया। तो ऐसी स्थिति में हिजबुल्लाह, हमास और हुती, जो तीन आउटफिट हैं, जो जिसको हम आज की स्थिति में नॉन स्टेट कह सकते हैं, तो उनकी जो भूमिका है उसमें आपने प्रारंभ में ही बताया था कि हमास को आइसोलेट करना इजराइल की नीति है, लेकिन पिछले 3 दिन पहले ने अटैक किया इजराइल के बेसिस पे, वो सबसे खतरनाक अटैक था। तो इजराइल को भी एहसास हो गया कि इस वार को अगर हम ज्यादा एस्कालेट करके जीतना चाहते हैं तो नहीं जीत सकते। दूसरी तरफ बाइडेन प्रशासन का ये दबाव था कि सीज फायर किया जाए, अगर नहीं किया जाएगा तो इजराइल को बड़ी दिक्कतें आएंगी ट्रंप के आने के बाद, और एस्कालेट होने से मिडिल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इजराइल की स्थिति कमजोर हो रही है, क्योंकि इजराइल की ऐसी कमजोर स्थिति पहले कभी किसी वार में नहीं। करोड़ी सिंह जी, लेकिन ट्रंप ने तो खुलकर बोला था कि हमारे आने के बाद ईरान की बोलती बंद कर दी जाएगी, और जहां तक हम नॉन स्टेट एक्टर की बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि अभी भी कई ऐसे नॉन स्टेट एक्टर हैं जो हिजबुल्लाह के से अलग इस समझौते का विरोध कर रहे हैं। सोढ़ी साहब, खबर आ रही है कि लेबनानी शिया समुदाय की हिजबुल्लाह से नाराजगी दिख रही है, जबकि हिजबुल्लाह को खुद शिया मुस्लिमों का सशस्त्र संगठन माना जाता है। ऐसे में लेबनानी शियाओं के एक हिस्से को लगता है कि शिया पहचान के कारण ही
उन्हें इजरायल के हमलों का शिकार होना पड़ा और उन्हें आज भी समझौते के सीज फायर लागू होने के बाद भी सीज फायर की कुछ शर्तों पे ऐतराज है। उनका कहना है, जिसमें से शिया धर्मगुरु अली अल अमीन ने भी हिजबुल्लाह की आलोचना की और सवाल पूछ रहे हैं, फिलिस्तीन के मुद्दे पे आपने लेबनान को क्यों युद्ध में घसीटा? क्या लग रहा है यही नॉन स्टेट एक्टर दोबारा खड़े हो सकते हैं इजरायल के खिलाफ? जैन प्रसून जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पिछली बार जब इजरायल ने हिजबुल्लाह पे युद्ध किया था वो था 12 जुलाई से 14 अगस्त 2006 और इन 32 दिनों के युद्ध में इजरायल को इतनी मात पड़ी कि अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा और तब सीज फायर करानी पड़ी। इस बार भी कुछ ऐसे हुआ। ये जो जमीनी युद्ध शुरू हुआ इजरायल का हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान पर इसी साल 30 सितंबर को, आज सुबह 4 बजे स्थानीय समय पे उसका युद्ध विराम हो गया, क्योंकि इतने समय में दोबारा इजरायल को हिजबुल्लाह के हाथ बहुत शिकस्त करनी पड़ी। इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले इजरायल की 3 ब्रिगेड को इतनी क्षति पहुंची कि उन्हें लेबनान से निकालना पड़ा। 6 नवंबर को यानी कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया और कहा कि मेरे शपथ लेने से पहले इस युद्ध को खत्म करो, अन्यथा मैं इजरायल की कोई मदद नहीं करूंगा सत्ता में आने के बाद। और उसके बाद नेतन्याहू में हड़कंप मच गया और जो नेतन्याहू पहले सीज फायर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे वो कुछ दिनों में ही तैयार हो गए और उसका नतीजा हुआ ये युद्ध विराम हो गया। माफ करिए सोढ़ी साहब, मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा था लेकिन टोकना पड़ेगा। कारण ये है कि जो लेबनान से खफा शिया मुस्लिम हैं, शिया मुस्लिम गुट हैं, वो कह रहे हैं कि इजरायल उन्हीं शर्तों पे सीज फायर किया है जो 2 महीने पहले शर्तें लागू करना चाह रहा था। यानी इजरायल अपने स्टैंड से नहीं हटा है, अगर कोई पीछे हटा है तो हिजबुल्लाह हटा है। इसी कारण से शिया गुटों में नाराजगी है। जी प्रसून जी, देखिए ये जो युद्ध विराम हुआ है ये ज्यादा जो इसका फायदा होगा वो हिजबुल्लाह को होगा, क्योंकि ये अब पूरी तरह रीग्रुप कर पाएंगे। और हिजबुल्लाह जानता है कि वो हमास के बनस्पत बहुत ताकतवर है और पहले भी वो इजरायल को 2006 के युद्ध में हरा चुका है। तो कुछ पक्ष बेशक इस युद्ध विराम के फेवर में ना हो, लेकिन ओवरऑल सैनिक नजरिए से हिजबुल्लाह को बहुत फायदा होगा। तभी इजरायल के कई मंत्री खफा थे नेतन्याहू के साथ कि ये युद्ध विराम क्यों किया जा रहा है, लेकिन नेतन्याहू पे इतना दबाव था कि इजरायली सेना की हार का, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने का, कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था हिजबुल्लाह से युद्ध विराम करने का। और थोड़े दिनों में ही हमास के साथ भी इजरायल युद्ध विराम करेगा। सोढ़ी साहब, आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं इजरायल की यह हार है तो किस मायने में हार है? चूंकि उसने जो जो टारगेट फिक्स किए थे, जैसे वो हमास को तबाह करना चाहता था तबाह कर दिया, फिलिस्तीन के क्षेत्र में जिस तरीके की सुरंगें बनाई गई थी उनको तबाह कर दिया, लेबनान में अंदर तक घुस के वार किया, हिजबुल्लाह को इतना कमजोर कर दिया कि अब तमाम शिया गुट हिजबुल्लाह का ही विरोध कर रहे हैं। और इसमें वो शिया गुट हैं जो, इसमें 2 तरह के गुट हैं, एक तो ईरान से समर्थक है, दूसरा इराक वाले शिया जो उनको समर्थन देते हैं। जो इराक वाले शिया गुट है वह इनका विरोध कर रहे हैं इस समझौते का। मतलब आगे कुआं पीछे खाई, ऐसी स्थिति में कैसे निपटेगी सरकार? प्रसून जी, देखिए गाजा पट्टी में 500 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड सुरंगें हैं, उसको इजराइल सिर्फ 20% ही बर्बाद कर पाया है। 1 साल से ज्यादा वहां युद्ध चल रहा है और गाजा पट्टी का एरिया सिर्फ 365 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है और उस पर भी 1 साल से ज्यादा हो गया इजराइल वहां पे उस पर कब्जा नहीं कर पा रहा है। जहां तक हिजबुल्लाह की बात है, हालांकि इजराइल ने हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को मारा है, लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो एक हाइड्रा की तरह है, वो एक दानव की तरह है कि किसी भी जगह से उसको काटो वो दोबारा उग जाता है। और हमने देखा नसरल्लाह के मरने के बाद भी हिजबुल्लाह की जो शक्ति थी उसमें कोई कमी नहीं आई, वो तब भी लगातार नेतन्याहू पे वार करता रहा, यहाँ तक कि वो नेतन्याहू के घर तक उसने एक ड्रोन को भेज दिया। कहने का मतलब है इजराइल अंदर से जानता हो, तभी इजराइल के जो रक्षा मंत्री योव गैलांट ने कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया, वो भी कह रहे थे इस युद्ध को जल्दी खत्म करो अन्यथा इजराइल के लिए दिक्कत पैदा होगी। और यही चीज जो बाइडेन 7 अक्टूबर पिछले साल से कहते आए थे, लेकिन नेतन्याहू सत्ता में रहना चाहते हैं। उन्हें पता है जितना लंबा ये युद्ध चलेगा उतनी देर तक सत्ता में रहेंगे। उन्होंने किसी की ना मानी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप
कि जब वापसी पक्का हो गई उनके पास कोई चारा नहीं था बजाय युद्ध विराम करने के। जल्दी से आपसे जवाब चाहेंगे सोढ़ी साहब कि क्या ट्रंप की क्या शख्सियत है जिसके कारण से न इजराइल उन पे भरोसा कर पा रहा, न हिजबुल्ला कर पा रहा, न कोई और देश भी भरोसा कर पा रहा उनके व्यक्तित्व पे, यानी अनप्रिडिक्टेबल हैं, उनके बारे में कोई धारणा नहीं बनाई जा सकती है। प्रसून जी, डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के समय जो रैली की उसमें उन्होंने एक बात साफ की कि मैं अमेरिका को आगे जब मैं राष्ट्रपति बनूंगा मैं अमेरिका को दुनिया के किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेने दूंगा, क्योंकि हमारा अरबों डॉलर का पैसा दुनिया के युद्धों में बर्बाद हो गया है। और ये मुख्य कारण था जिसकी वजह से अमेरिकी नागरिकों ने खुल के डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया, मतदान किया। डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद अगले साल 20 जनवरी को शपथ लेंगे, वो अमेरिका को किसी युद्ध में नहीं घसीटेंगे। और यही चीज चाहे इजराइल हो चाहे यूक्रेन हो, ये उनके लिए सरदर्द बन रही है। सोढ़ी साहब, आप बेहद अहम बात कह रहे हैं, लेकिन करोड़ी सिंह जी, यह बिल्कुल उलट होगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो यह बिल्कुल उलट होगा जो ट्रंप ने बयान दिया था। ट्रंप ने बयान दिया था कि ईरान को मिटा देंगे, वो उसकी परमाणु शक्ति तो एकदम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो क्या ऐसी स्थिति हो रही है कि युद्ध नहीं करने वाली बात पे अड़े रहेंगे या ईरान को खत्म करेंगे? करोड़ी सिंह जी, देखिए प्रसून जी, इस पूरी स्थिति को समझने के लिए जो ट्रंप ने कहा वो इजराइल और ईरान के जो रिलेशनशिप हैं, जो तनाव है, उसके संदर्भ में नहीं कहा। एंटी ईरान वो पिछले टर्म में भी थे और इस टर्म में भी रहेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव रहेगा, लेकिन ईरान और इजराइल में जो तनाव है, जो स्थिति बन रही है, उसको निश्चित रूप से ट्रंप स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि ईरान के साथ पहले जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट था उसको भी विड्रॉ किया था। और करोड़ी सिंह जी, सीधी भाषा में, सरल भाषा में समझा जाए तो क्या ट्रंप दोबारा युद्ध का आगाज करवा सकते हैं? देखिए, ट्रंप अमेरिका को कहीं भी युद्ध में इन्वॉल्व नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ट्रंप बिजनेस और पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, आर्थिक दृष्टि से अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं। जहां भी अमेरिका युद्ध में इन्वॉल्व है, पिछले टर्म में भी अमेरिका को किसी भी युद्ध में इन्वॉल्व नहीं किया उन्होंने। रादर उन्होंने क्या किया कि अब्राहम अकॉर्ड्स किए, यरूशलेम को इजराइल की कैपिटल डिक्लेयर किया, लेकिन कहीं भी युद्ध की स्थिति नहीं बनने दी। नॉर्थ कोरिया के जो चीफ हैं उनके साथ भी उन्होंने दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश की। तो ट्रंप निश्चित रूप से अमेरिका को किसी सैन्य गतिविधि में तो नहीं इन्वॉल्व करेंगे। हाँ, लेकिन अमेरिका में जिस तरह का लॉबिंग है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो निश्चित रूप से ट्रंप पे दबाव बनाएगा कि दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट किया जाए, जिससे अमेरिका की जो कंपनियां हैं हथियार बनाती हैं उनके हथियार बिके और अमेरिका का प्रभाव बढ़े। लेकिन ट्रंप जिस तरह का प्रभाव अमेरिका का बढ़ाना चाहते हैं, वो पहले अमेरिका को अंदर से बहुत मजबूत करना चाहते हैं, आर्थिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से, और उसके बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था कब्जा करना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था में अपना नेतृत्व देना चाहते हैं। तो एक दृष्टिकोण पूर्णतः भिन्न है। और अभी जो बाइडेन ने और फ्रांस ने मिलकर सीज फायर किया है, वो केवल हिजबुल्ला के साथ किया है। तो आगे सीज फायर कैसे बढ़ता है, लेकिन हिजबुल्ला भी सीज फायर को स्वीकार कर लिया, इस पे भी सवाल उठ रहे हैं। सोढ़ी साहब, हिजबुल्ला उस समय स्वीकार कर रहा है जब ट्रंप सत्ता में आने वाले हैं, लेकिन हिजबुल्ला के बारे में माना जाए तो यह माना जाता है कि ईरान द्वारा समर्थित शिया कट्टर आतंकवाद संगठन है जो अपने वसूलों पे टिके रहते हैं और लगातार हमले करते रहते हैं। लेकिन अब शिया गुट भी कई गुटों में बढ़ चुका है और सबसे बड़ी इस गुट की चिंता यही है कि जब सीज फायर होगा और जब युद्ध से सारे उसके लड़ाके वापस आएंगे, घर बैठेंगे और जब चिंतन करेंगे तो वह भी सवाल करेंगे कि युद्ध में क्यों हमें फंसाया गया। और फिर अब चूंकि नसरुल्लाह जैसा आला कमान भी नहीं है तो छोटा सा छोटा लड़ाका भी सवाल कर सकता है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि हिजबुल्लाह में भी कई गुट बन सकते हैं, फूट पड़ सकती है। क्या अमेरिका इसी चीज को भुनाना चाहता है? सोढ़ी साहब,
प्रसून जी देखिए, हिजबुल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते या कमला हैरिस जीते, क्योंकि हिजबुल्लाह को ईरान का पूरा समर्थन है। अमेरिका ने जितने आर्थिक प्रतिबंध लगाए ईरान को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ईरान को चीन और रूस का समर्थन, और तभी ईरान इन 3 मिलिशिया को, प्रॉक्सीज को, हिजबुल्लाह, हमस और हूती को पूरी तरह से समर्थन देता आया है। तो ये जो हिजबुल्लाह को ने सीज़फायर एक्सेप्ट किया, ये हिजबुल्लाह के लिए जीत है कि जहां इजरायली सेना दावे करती थी हम दुनिया के सबसे। सोनी साहब, मेरा सीधा सवाल है कि क्या सीज फायर के बाद हिजबुल्लाह में कई गुट दिखने लगेंगे, जैसा कि अभी दिख रहा है? एक शिया गुट कह रहा है कि आप युद्ध में गए ही क्यों? बिल्कुल नहीं प्रसून जी, क्योंकि हिजबुल्लाह जानता है कि उसका जो वर्चस्व है वो ईरान का समर्थन है। वो आपस में नहीं लड़ेंगे, मतभेद हो सकते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, वो एक फैमिली में भी होती है, खानदान में भी होते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है जिस दिन वो टूट गया उसको ईरान से पैसा मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। यानी आपकी बात पे भरोसा किया जाए सोनी साहब, तो आपकी बातों से यह भी अर्थ निकाला जा सकता है कि यह पूरी तरीके से ईरान पे टिका हुआ संगठन है और ईरान की बात नहीं मानेगा तो पैसे देने बंद कर दिए जाएंगे और उनकी आय का स्रोत खत्म हो जाएगा। यही स्थिति बनती है तो यह मान के चलिए कि युद्ध की दोबारा कभी भी शुरुआत हो सकती है, चाहे ईरान अपने फायदे के लिए करे या अमेरिका करे या इजरायल आत्म सुरक्षा में ऐसे कदम उठाए। इस चर्चा में आप दोनों मेहमानों ने हिस्सा लिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।